नहीं करते हैं, देखते हैं क्या है प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, उमेश सिंह, राजीव कुमार, रामदास जामरे, सुशील चंद्र। पहले के सही आंसर की अगर हम पहले बात कर लें तो ये जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव कुमार। अब बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इन्हें नियुक्त कौन करता है? तो ये नियुक्ति जो मिलती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मिलती है। तो आपको पता है कि जब ये वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो इनको राष्ट्रपति इस वर्तमान समय में कौन है? वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो उन्होंने इनको क्या किया होगा? अपॉइंटमेंट किया होगा। ठीक है, अब ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 25वें क्रम के हैं। ठीक है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये। और बात कर ली जाए राजीव कुमार की, ये 1984 में इन्होंने यूपीएससी क्लियर की थी, यानी कि ये आईएएस पद पे थे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट रही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? तो 2022-2023 दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना। तो ये तो बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा फोकस में रही हैं ये चीज़ें। तो ये बिल्कुल ही आपको आंसर पता है कि सुरेश रैना जी हैं, ये बात सही है। बिलीव इनकी आत्मकथा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये जो बिलीव तो टाइटल दिया गया, लेकिन जो पूरा डिटेल में जो थीम है उसकी वो है कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट में। ठीक है, टाट में यानी कि मैंने क्रिकेट और ज़िंदगी से क्या सीखा है। ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं सुरेश रैना जी। और सुरेश ये तो लिखते ही हैं अपनी आत्मकथा, प्लस इनके साथ जो इनकी मदद करते हैं वो भरत सुंदरसन है। उनका नाम भरत सुंदरसन है, यानी कि दो नाम के मिक्सचर। ठीक है, भरत सुंदरसन यानी कि सुरेश रैना और भरत सुंदरसन, ये दोनों लोगों ने मिलके जो है बिलीव लॉन्च किया। और ये लॉन्च करने वाली कंपनी की बात कर ली जाए तो हाउस पेंगुइन इंडिया, यानी कि जिस कंपनी द्वारा हुआ है, जिस प्रशासक के प्रकाशित किया गया है इसको, वो हाउस पेंगुइन इंडिया है। हाउस पेंगुइन नाम है, पेंगुइन इंडिया। ठीक है, इंडिया। तो ये बात रही। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? सुनील कुमार, गीता गोपीनाथ, साइमन जॉनसन, पियरे ओलिवियर गैरिंचस। तीसरे के सही आंसर की बात कर लीजिए तो पियरे ओलिवियर गैरिंचस जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जो है नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। ठीक है, और बात कर ली जाए कि इन्होंने जगह जो ली है वो गीता गोपीनाथ की जगह ली, यानी कि इनके पहले जो मुख्य अर्थशास्त्री थे IMF के, वो गीता गोपीनाथ थे। ठीक है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो इनकी जगह इन्होंने ली है पियरी ओलिवियर गैरिंचस की। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये आप बताइए। बात कर लेते हैं, IMF आया है तो इसके फुल फॉर्म मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है। आई से इंटरनेशनल, एम से मॉनेटरी, एफ से फंड हो जाता है। बात कर ली जाए कि मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC जो है वो किस देश की राजधानी है ये आप बताइए। ठीक है, और पता ही होगा आपको क्योंकि बहुत ही चर्चित ये जो है राजधानी है। स्थापना कब होती है IMF की? ये स्थापना होती है 1945 में और इसमें 190 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 190 देश शामिल हैं। और जो आखिरी यानी कि 190वां जो है देश है उसका नाम है अंडोरा। ठीक है, ये यूरोप तो पूरा देश हो गया। ठीक है, यूरोप आपका तो जो है कि जैसे एशिया हमारा कंटिनेंट है तो वो कंटिनेंट हो गया। ठीक है, यूरोप, और उसमें जो देश है वो अंडोरा है। अंडोरा,
तो अंडोरा की जो एक राजधानी है अंडोरा ला वेला, यानी कि इसकी राजधानी अंडोरा की राजधानी जो है अंडोरा ला वेला। तो ये यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी है यूरोप की। जैसे हमारे यहाँ भारत का सबसे ऊंचा ज़िला जो है वो लद्दाख का है, तो इसी तरह से ये भी है अंडोरा, अंडोरा ला वेला, ये अंडोरा की राजधानी खुद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान जो है इसके IMF के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उनकी बात कर ली जाए तो वो हैं आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये बहुत ही चर्चित नाम अभी रहा है, क्योंकि ये अब 2023 में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये याद रखें कि IMF के वर्तमान समय में यानी 2023 में के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है IMF ये कितना कर्ज लोग उधार लेते हैं अधिकतर, जैसे अलग अलग देशों से उधार लेने का काम, अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा करने का काम, ये काम जो है IMF के द्वारा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कर्ज लिया है वो अर्जेंटीना ने लिया है। ठीक है, तो अर्जेंटीना का जो है सबसे पहला नंबर है कि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना ने उधार लिया है IMF से। तो ये बात रही। फिलहाल तीसरे का जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी को। तो बात कर लें ब्रेल दिवस, तो जो नाम अपने आप में ही जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा है, विश्व ब्रेल दिवस है। तो यानी कि लुई ब्रेल जो है, लुई ब्रेल, ठीक है, जो लुई ब्रेल हैं, ये इनकी जयंती पे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने ही ब्रेल लिपि की, ठीक है, ब्रेल लिपि को खोजा था। ठीक ना, और कब खोजा था, यानी कि उनके जन्म की बात कर ली जाए, जो लुई ब्रेल थे, इनके जन्म की बात कर ली जाए तो 4 जनवरी, ठीक है, 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में इनका जो है क्या होता है, जन्म होता है। किनका? लुई ब्रेल का। तो उसी यानी कि 4 जनवरी को ही उनके जन्म जयंती के दिन ही जो है कि विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है चौथे का। आगे देखते हैं, 5 जनवरी की बात कर ली जाए तो ये जो है आपका 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं इसमें तमिलनाडु के। तो चलिए, ये तो बात रही। फिलहाल आगे देखते हैं क्या है। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ठीक है, भरत सुब्रमण्यम, विश्वनाथ आनंद, विजयलक्ष्मी, अशोक सिंघल। तो 5वें का जो सही आंसर है वो पहला है, भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, यो इनकी एज जो है वो 14 वर्ष एज है इनकी। ठीक है, 14 वर्ष है, और ये कहाँ से? तमिलनाडु से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। आगे देखिए, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? चेन्नई हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। छठवें के सबसे पहले सही आंसर की बात कर लीजिए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। ठीक है, और भारत में सबसे व्यस्त जो है, सबसे व्यस्त 8वें स्थान पे इसका नाम आता है कि भारत में 8वें स्थान पे सबसे व्यस्त जो है ये चेन्नई हवाई अड्डा है। और बात कर ली जाए कि भारत में और भारत में 8वां स्थान, अच्छा, इस जो है 10 वैश्विक सूची में जो है ये 8वां स्थान है। छठा स्थान है, हाँ, व्यस्तता के हिसाब से शायद छठा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा भारत का कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो पहले स्थान पे आता है सबसे व्यस्त में? तो ये तो छठे स्थान पे है। फिलहाल भारत में छठे स्थान पे सबसे व्यस्त। ठीक है, और 10 वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर, 8वां स्थान पहला ऐसा हवाई अड्डा है भारत का जो इस सूची में शामिल हुआ है, और पहला है, इसी वजह से ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये बात रही। और ये जो है पहले स्थान पे जो, यानी कि 10वां स्थान, तो 8वां स्थान तो अपना हो गया, लेकिन ये भी तो पूछ सकता है पहला स्थान कौन सा रहा इस वैश्विक सूची में? पहले स्थान पे जो है USA का हवाई अड्डा रहा, जिसका नाम है मियामी हवाई अड्डा। ठीक है, तो मियामी हवाई अड्डा जो है वो USA का पहला जो है, विश्व का सबसे पहला ऐसा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तो ये इन 10 वैश्विक सूचियों में पहले स्थान पे ये रहा, 8वां स्थान पे अपने भारत का। तो ये बात रही, यानी कि छठा का जो है पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? 41, 42, 43 या 48वां?
तो सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है 43वां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये बहुत ज़्यादा हर साल मतलब हर वर्ष ऐसे प्रश्न आते हैं अधिकतर और पूछे जाते हैं। हाल ही में नूसनतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित की है? इंडोनेशिया, पेरू, थाईलैंड, मंगोलिया। तो देखिए 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है आपका ये ठीक है कि नूसनतारा को क्या है अपनी राजधानी मान लिया। इसके पहले की राजधानी इंडोनेशिया की क्या थी, वो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर लें। फिलहाल हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इग्नोर नहीं करते, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो ये रिपोर्ट जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी होती है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। ठीक है, ऑफ कॉमर्स द्वारा, मैं बोलती रही हूँ, आप लिख लीजिए। जारी जो है वो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के द्वारा होती है। किसके? WIPO। फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम हो जाता है। और कब इसका गठन हुआ था? तो इसके गठन जो है 1967 में होता है और हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा के साथ स्विट्जरलैंड तो वैसे भी आपको याद है। अध्यक्ष इस बार डैरेन टांग है, डैरेन टांग है। ठीक है, ये नाम है अध्यक्ष का। और आगे देखते हैं फिलहाल, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। तो BCCI एक इम्पॉर्टेंट संस्था है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि माई ईयर्स इन BCCI में जो मैंने साल अपने व्यतीत किए वो उसके बारे में लेखक ने लिखा है। तो किनकी है ये पुस्तक? सुभाष गर्ग, मोहन त्रिवेदी, रत्नाकर सेठी, विकास कुमार झा। 9वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, रत्नाकर सेठी ने जो है ये पुस्तक लिखी है। अब BCCI की बात कर लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बी से बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ सेंट्रल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये हो जाएगा। हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, भारत के मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र, भारत के मुंबई में। और बात कर ली जाए कि जो है ये कैसी संस्था है, तो ये सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, सार्वजनिक संस्था है। पूछता है कि BCCI कैसी संस्था है, तो सार्वजनिक संस्था है। और गठन 1928 में होता है, 1928 में होता है। तो अभी भी हम लोगों ने देखा कि जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन था जो, उसका गठन 1967 में हुआ था और BCCI का गठन जो है 1928 में हुआ था। और इसके जो प्रयोजक हैं, ठीक है, वो बायजू हैं। बायजू से जैसे सभी जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे तो एक बायजू करके लिखा जाता है पूरा, जैसे वो प्रचार प्रसार के लिए और उनकी तरफ से जो है जो दिया जाता है वो। तो ये बात रही 9वें का जो है आंसर बता ही दिया गया, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है? जिटपोंग जुटामस, कैथरीन रसेल, मैरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें के सही आंसर की बात कर लीजिए, पहला जिटपोंग जुटामस को हराकर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 5-0 पे। ठीक है, मैरी कॉम की बात करें तो भारत की पहली महिला बॉक्सर जो है, ठीक है, महिला बॉक्सर वो मैरी कॉम है और वो कहाँ की रहने वाली हैं ये आप बताइए। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रामा है, नहरों का देश भारत के किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो 11 का जो सही आंसर है वो तीसरा है, पाकिस्तान। चलिए, मतलब नहरों के देश में तो आया, बेचारा बढ़िया ही है, वरना बहुत मुश्किल से जो है नाम देखने को मिलता है खासकर। तो पड़ोसी देश कितने हैं आप जानते हैं? पाकिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, और आपका जो है बांग्लादेश, ठीक है, और म्यांमार। चीन को आप रख सकते हैं, चीन। ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 देश लगभग आ जाते हैं।
तो नहरों का देश तो भाई पाकिस्तान को कहा जाता है, ये ठीक है, ये आप रख लीजिए। वियतनाम की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है हनोई रियल, हनोई दोंग, नोम पेंग दोंग और नोम पेंग रियल। तो देखिए हनोई जो है वो तो वियतनाम की राजधानी है और दोंग जो है यहाँ की मुद्रा है, तो ये बिल्कुल सही बात हो जाती है। आगे देखते हैं, कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात कर लें। तो जैसे कि उत्तर कोरिया की राजधानी जोंगपोंग है और इसकी जो मुद्रा है वो वान है, ठीक है। किसकी बात हुई? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगपोंग है और जो मुद्रा हो जाती है वो वान हो जाती है। कतर का जो है राजधानी दोहा है और रियाल जो है इसकी, रियाल, कतर का जो रियाल जो है ये इसकी मुद्रा हो जाती है, ठीक है। भारत के अपना रुपया है, आप जानते हैं। कंबोडिया की नोम पेंग है और इसकी रियल, रियल, रियल ये वाली, और कहीं कहीं ए भी मिल जाता है एक ही जगह पे। तो ये नोम पेंग और रियल जो है वो कहाँ की है? कंबोडिया की है, कंबोडिया, वियतनाम वाली, ठीक है। और चीन की बात कर लें तो बीजिंग राजधानी है, एनएमबी जो है उसकी मुद्रा है, ये बात हो जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 भाग के लोग जो ऐसे सदस्य होते हैं जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सही दिवस सुमेलित नहीं है? मतलब जो सही नहीं है दिवस सुमेलित, उसको हमको पता लगाना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को होता है, ये बात तो सही है, तो ये आंसर आपका हुआ नहीं। जो गलत होगा वो होगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, भारत के राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। तो ये भी सही है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, गलत। अब बताइए 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, तो वो तो बात अलग है, यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, तो ये दोनों सही हुए, इसलिए नहीं। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर ली जाए तो यही जो है वो 15 जनवरी को नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि 14 के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो 12 जनवरी को हो जाता है ये, ठीक है, 12 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, बिल्कुल सही। तो जो सुमेलित नहीं है वो तीसरा है। राष्ट्रीय युवा दिवस 15 जनवरी नहीं बल्कि जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये आगे देखते हैं, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल। तो ये बात रही। आगे देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा। तो बिहू जो है असम का है, कि यहाँ पे जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में मनाया जाता है। असम में बिहू, अंकिया नाट, मैं बोल दे रही हूँ, अंकिया नाट, अंकिया नाट। और बात कर ली जाए कि नट पूजा नामक जो है नृत्य होते हैं। अब उसके बाद बात होती है, अरुणाचल प्रदेश है सामने, इसके बारे में कुछ बात कर ले तो मुखौटा नृत्य, मुखौटा लगा के जो नृत्य किया जाता है, ठीक है। आप मूवी में देखते होंगे, अगर आपने रियल में नहीं देखा है तो बहुत लोगों ने रियल में भी देखा होगा। और युद्ध नृत्य, ठीक है, युद्ध नृत्य तलवार के साथ बढ़िया से बकायदे वो, ठीक है। उड़ीसा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे चंगू नाट, सवारी, संचार, ये सारे जो है नृत्य होते हैं, लोक नृत्य। और त्रिपुरा की बात कर ली जाए, होजागिरी, गारिया, ठीक है, गारिया, यहाँ पे ये नृत्य जो है होते हैं, लोक नृत्य। तो बिहू जो है वो तो असम का हो जाएगा, बहुत ही आसान है इस प्रकार के प्रश्न। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो 17 का सही आंसर है वो दूसरा है, ग्वालियर घराना। जयपुर घराना किसके लिए जाना जाता है और मेवाती घराना किसके लिए जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करें। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये अमेरिका के जो हैं गोल्फ खिलाड़ी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? लैंड माइन से, परमाणु हथियार, ओजोन क्षरण, सागर तट। तो 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हुई है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये वियना सम्मेलन में पहली बार जो है वियना सम्मेलन के द्वारा किया गया था, वियना सम्मेलन में ये शुरू होता है। और ठीक है, ओजोन संरक्षण के लिए होता है। हस्ताक्षर
16 सितंबर जो है 1987 में लगभग में, आई होप मुझे जहाँ तक याद है कि 16 सितंबर 1987 में हाँ यही होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वियना सम्मेलन के द्वारा होता है और 16 सितंबर 1987 के द्वारा पहली बार इस पे हस्ताक्षर होता है, आई थिंक, हाँ पहली बार इस पे हस्ताक्षर होता है, ठीक है। और पहली बैठक जब इसकी बैठती है, ठीक है, पहली बैठती है वो 1989 में बैठती है, ठीक है, हेलसिंकी में, ठीक है ना। तो ये बात रही, ठीक है। फिलहाल ओजोन क्षरण जो है सही हो जाता है। आगे देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक, कहाँ गया प्रश्न, जैविक मरुस्थल कहलाती है। कौन सी नदी है जो जैविक मरुस्थल कहलाती है? पेरियार, दामोदर, महानदी, यमुना नदी। सही आंसर की बात कर ली जाए 20 की, तो जो सही आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, महानदी, ठीक है, बिल्कुल भी सही हो जाता है। फिलहाल ये थे टॉप 20 प्रश्न, क्योंकि 20 प्रश्न के ही बारे में बात हुई थी। 20 प्रश्न, आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी और कितनी हेल्पफुल रही वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, धन्यवाद।